हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वायु में जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे हाइग्रोग्राफ दिया गया है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। हाइग्रोग्राफ लिखे या हाइग्रोमीटर लिखे दोनों आपका सेम होता है। तो वायु में जो आपेक्षिक आर्द्रता है यह आपकी हाइग्रोग्राफ के द्वारा या हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाइड्रोमीटर या हाइड्रोग्राफ के द्वारा क्या होता है। तो जो हाइड्रोग्राफ होता है या जो हाइड्रोमीटर होता है उसके द्वारा यहाँ पे जो द्रव का यहाँ पे घनत्व होता है उसको मापा जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी आपको याद रखना है जो बैरोग्राफ होता है या आप लोग बैरोमीटर पढ़े होंगे यह वायु दाब मापने के लिए होता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी पेंटोग्राफ दिया गया, पेंटोग्राफ देखेंगे जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसमें यहाँ पर देखेंगे जो बिजली का तार होता है उसी में जो सटा रहता है वही पेंटोग्राफ होता है। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। आपसे शाम का तारा पूछा जाए या भोर का तारा पूछा जाए या पृथ्वी का बहन पूछा जाए, पृथ्वी की भगनी पूछा जाए या सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए, शुक्र ग्रह ही होगा। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी जो सबसे बड़ी झील है वह विक्टोरिया झील है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम द्वीप है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भारत का जो दक्षिणतम द्वीप है वह है दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान देख लेंगे कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बी वाले में दिया गया है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि स्लेट और संगमरमर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपका यहाँ पे स्लेट और जो संगमरमर होता है वह कायंत्री चट्टान है। तो कायंत्री चट्टान देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। कायंत्री चट्टान दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जापानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है कि बंदरगाह की ओर आती तीव्र लहरें, उसी को सुनामी बोला जाता है। तो यह जापानी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की स्पेन की मुंबई इसके नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो बार्सिलोना है उसी को स्पेन की मुंबई कहा जाता है। स्पेन की जो मुंबई है वह बार्सिलोना को कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाले में दिया है, बी वाला राइट आंसर होगा। कौन सी नदी है नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा देखेंगे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो नदी है, एक तो नर्मदा है, दूसरा आपका है ताप्ती। दो नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। मोहनजोदड़ो है यह देखेंगे आपका यहाँ पे सिंधु में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखिए जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर था और यह देखेंगे सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी के जो लोग थे वह मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा और यही प्रश्न पूछा गया था आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है पाल वंश का संस्थापक था। यह भी बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है, बहुत सारे छात्र गलत भी करते हैं और यह भी प्रश्न आपका पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो सभी लोग प्रयास करिए, राइट आंसर करिए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से गोपाल था। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। यह भी प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका यहाँ पे आदि ग्रंथ दिया गया, आदि ग्रंथ यहाँ पे गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि सर टॉमस रो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इनका था संबंध रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो देखिए जो हल्दी घाटी का यहाँ पे युद्ध था वह 18 जून 1576 को लड़ा गया था। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया 18 जून 1576 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यह पूछा जा सकता है किसके बीच में हुआ था। तो यह देखेंगे राणा प्रताप और जो मुगल सेना थी उन्हीं के बीच में हुआ था और उसमें मुगल सेना ही जीती थी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो औरंगजेब था उसी को आलमगीर कहा जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे औरंगजेब किस ऑप्शन में है, डी वाले में है। तो डी वाला राइट आंसर है आलमगीर औरंगजेब। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बीएड में पूछा गया है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1928 ईस्वी में। जो साइमन कमीशन है उसका जो भारत आगमन हुआ था 1928 में हुआ था। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर में। जो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है वह गोरखपुर में है। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यह भी प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बिल्कुल फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो जो आंदोलन है यह 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला आपका राइट आंसर है। देखिए जो गवर्नर जनरल हैं और जो वायसराय हैं यहाँ से प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, पूछा ही पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने के संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे और भी प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा सकता है। तो यह सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको याद रखना है अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह हैं यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है या प्रभावित है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे
सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह कहाँ के संविधान से लिया गया है, वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, अगर आपको राज्यपाल बनना है या राष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए यहाँ पे जो न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष हो जाएगा, और यहीं पे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, मुखिया बनने के लिए यहाँ पे 21 वर्ष चाहिए और वोट देने के लिए 18 वर्ष चाहिए। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष चाहिए। और सभी लोगों को कमेंट करना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है। सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। ऑप्शन भी आपको दे दिया जा रहा है 25, इसके बाद यहाँ पर है आपका 30 है, उसके बाद यहाँ पे 35 है और नेक्स्ट है आपका 40। तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विधान परिषद के सदस्य की बात किया गया है तो यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाता है तो 5 वर्ष होगा, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी राज्यसभा के सदस्य के लिए पूछा जाता है तो 6 वर्ष होगा, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो प्रारंभिक अवधि है वह कितनी होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कोई भी राज्य हो, अगर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है तो स्टार्टिंग में जो लगता है वह 6 माह के लिए लगता है, 6 महीने के लिए लगता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका जो गठन है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। भारत में जो पंचायती राज्य का प्रारंभ है वह कब किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। ये 1959 ईस्वी में किया गया था, बहुत बार बीएड में पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे 1959 ईस्वी। देखिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का जो गठन होता है तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो वह ग्राम स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो कंप्यूटर कार्य करता है उसमें देखेंगे इनपुट दिया जाता है, आउटपुट निकलता है, प्रोसेसिंग भी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त तीनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हाइब्रिड के कंप्यूटर होते हैं उसमें डिजिटल संकेत, एनालॉग संकेत दोनों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें डिजिटल एनालॉग दोनों यहाँ पे संकेत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक यहाँ पे दिया गया है किलोबाइट बराबर होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 KB में यहाँ पे सीधा आपसे पूछ लिया गया है बिट के बारे में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 बिट होता है। 1 KB में आपका 8 बिट होता है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए पहला तो आपका यहाँ पे पूछा जाता है यहाँ पे 1 MB में कितनी KB होती है। तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि डाटा का यूज आप लोग भी करते हैं। तो 1024 यहाँ पे KB हो जाएगा। अब अगला पूछा जाता है कि 1 GB में कितनी आपकी यहाँ पे MB होता है। तो 1024 MB होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, ध्वनि गुजर नहीं सकती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो ध्वनि होता है उसको गुजरने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे जल से गुजर जाएगी, वायु से गुजर जाएगी, स्टील से गुजर जाएगी, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए अगर ध्वनि को गुजरना है। वह निर्वात में जहाँ पे कोई भी यहाँ पे हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ से नहीं गुजर पाएगी। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा कि वह निर्वात से नहीं गुजर पाएगी। अगला है विद्युत मात्रा की इकाई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एम्पियर है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला देखेंगे प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यह भी प्रश्न है कि आनुवंशिकी किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका आनुवंशिकी दिया गया, सीधा सीधा एक ही ऑप्शन मिल रहा है, आनुवंशिकता से संबंधित है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, या आनुवंशिकता से ही इसका संबंध है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि रक्त समूह का आविष्कारक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। पेस मेकर का संबंध किससे है, यह प्रश्न बीएड में 2 से 3 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है तो इसको कहीं पर नोट कर लेंगे या याद रखेंगे आप लोग हमेशा कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का जो संबंध है वह है हृदय से। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो आयात है और जो निर्यात है वह बंद है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद होते हैं तो बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी स्थापना कब हुई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी में हुआ है। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो सीएसओ है उसकी जो स्थापना है 1951 ईस्वी में हुआ है तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है यह बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉमर ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद भी प्रश्न 5 प्रश्न बचे हुए हैं, उससे पहले देख लीजिए यूपी बीएड एंट्रेंस के बारे में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला है, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर आपके 250 प्लस नंबर तक आते हैं तो आपके मनपसंद के सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, आप जहां चाहेंगे जो कॉलेज चाहेंगे वह आपको मिल जाएगा 250 प्लस पर। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जैसे आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीके में देखेंगे 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। हिंदी में भी 50 प्रश्न रहता है, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न रहेंगे, 35 से 40 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इसके बाद आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर कॉमर्स कुछ भी हो उसमें भी 50 प्रश्न आएंगे, लगभग आपका 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आप लोग जरूर पढ़े और यहाँ पर आपको मिल रहा है 2011 से लेकर 25 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जीके हिंदी रीजनिंग कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है आपको यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी और जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा वह आपको यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर ले लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो यूटीआई है उसकी स्थापना कब हुई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1964 में, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका यहाँ पे साहित्य में दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह साहित्य में दिया जाता है तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसमें है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 9 अक्टूबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया है, सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो फ्लाइंग सिख है किसे कहा गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे जो मिल्खा सिंह है उन्हीं को यहाँ पे भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला दिया गया है, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।